नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चुनेश्वर कश्यप। कल परीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं। कंप्यूटर का जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है, मशीन भाषा जो होता है वो कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर कैसे उस भाषा को समझता है, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हो सकता है इस वीडियो में हम लोग पहले दूसरे जनरेशन को देखें और बाकी तीसरे चौथे पाँचवें को अपन आगे की क्लास में देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा आपके लिए अनाउंसमेंट है। कल परीक्षा ट्यूटोरियल द्वारा अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि 8 मई से ये बैच प्रारंभ किया जा रहा है। 8 मई से बैच शुरू किया जा रहा है। दोनों ही ब्रांच में यहाँ पर क्लासेस चलेंगे। आपका बिहारी टॉकीज परिसर और इसके अलावा जो मंगला चौक में हमारा ब्रांच है वहाँ पर भी क्लासेस चलेंगी। तो दोनों ही जगह पर यहाँ पर क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इससे संबंधित जो भी और जानकारी आपको लेना होगा तो इन नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है। इसका कुछ डिटेल इस प्रकार से है। देखिए, टेस्ट का जो भी टाइमिंग है, इस प्रकार जो शेड्यूल है इसका वो दिया हुआ है। 7 तारीख से प्रारंभ होकर के इस टाइप से आपका जो भी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, डेट वाइज इस प्रकार से टोटल यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी टेस्ट हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वही रहेगा जो इससे पहले हम लोगों ने देखा, ये वाला। इसी नंबर पे आपको कॉल या फिर मैसेज करके इसका जो भी जानकारी है प्राप्त कर लेना है। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले तो कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय है उसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, है ना। कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, और उसके बाद और जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए जाएंगे। देखिए, तो कंप्यूटर क्या चीज़ है? कंप्यूटर क्या चीज़ है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट लेता है। ठीक है, डेटा को क्या करता है, वो इनपुट लेता है। डेटा को क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। इनपुट लेने के बाद प्रोसेस करेगा, और फिलहाल हम लोग देखेंगे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, इन सब प्रोसेस किस प्रकार से होता है, ये जो भी चीज़ें उनको हम लोग आगे समझेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, और आउटपुट के रूप में हमको रिजल्ट वहाँ पर दे देता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन हमको वहाँ पर दे देता है। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हमको आउटपुट के रूप में प्राप्त होती है। अब देखो, यहाँ पर डेटा और इन्फॉर्मेशन में दो चीज़ों को मैंने वहाँ पर जिक्र किया है। जब हम दे रहे थे तो वहाँ पर मैंने डेटा बोला, जब हमको कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त हुआ उसको मैंने इन्फॉर्मेशन बोला। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा इसको बोल रहा हूँ आगे आपको समझाऊंगा मैं। तो हम लोगों ने क्या समझा, कंप्यूटर क्या करता है, डेटा इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट के रूप में हमको वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक, ये हम लोगों ने देखा है। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है स्टोर। ठीक है, डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस करने के बाद या तो वो इन्फॉर्मेशन के रूप में हमको दे देगा, ठीक है, हमको आउटपुट वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, या फिर उसको हम देखो आउटपुट तो प्राप्त होगा ही, चाहे वो किसी भी माध्यम में ले लीजिए, आप किसी भी प्रकार से ले लीजिए, देखेंगे वो कैसे होता है, क्या होता है, उसको आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन इसके अलावा उस डेटा को स्टोर करके भी रखा जा सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये डेटा को हम लोगों ने क्या किया, इनपुट दिया कंप्यूटर को, यहाँ पर वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद ये आउटपुट के रूप में हमको, मतलब कि इंफॉर्मेशन के रूप में यहाँ पर हमको आउटपुट प्राप्त हो गया। यहाँ पर ये स्टोर मतलब स्टोरेज लिखा हुआ है। अब इसका अर्थ वही है कि यहाँ पर अगर हम कोई भी डेटा को प्रोसेस करवाते हैं, प्रोसेस करवाने के बाद इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त हुआ, उस डेटा को हम चाहें तो यहाँ पर स्टोर भी कर सकते हैं, उस डेटा को हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। अब फ्यूचर में हमको फिर से मानकर चलिए उसी डेटा को हम मानकर चलिए हम लोगों ने अभी 10 को, जैसे कि मैं यहाँ पर इनपुट के रूप में यहाँ पर मैं 10 और 10 को जोड़ने के लिए मैंने कंप्यूटर को कहा। ठीक है, 10 और 10 को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो कंप्यूटर को ये डेटा मैंने दिया, कंप्यूटर क्या किया, उसको प्रोसेस करके 10 और 10 को जोड़ने के बाद यहाँ पर 20 प्राप्त होता है। ये कंप्यूटर क्या कर देगा, हमको इन्फॉर्मेशन के रूप में यहाँ पर हमको वो दे देगा। अब कंप्यूटर इसको स्टोर भी कर सकता है, मतलब स्टोरेज में इस जो भी डेटा हमको यहाँ पर, मतलब कि जो भी यहाँ पर हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ उसको क्या कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है। ठीक, या फिर हम जो भी डेटा वहाँ पर देने वाले हैं उसको भी यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं, उसी को हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस के लिए यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग का कार्य और हम बाद में कर सकते हैं, डेटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मेमोरी कार्ड में हमारा जो भी फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रहते हैं, सारे के सारे चीज़ें वहाँ पर क्या रहता है, स्टोरेज में हम लोग स्टोर करके रखते हैं।
जब भी हमको फिर से उसमें प्रोसेसिंग वगैरह कुछ करवाना है, मान कर चलिए आपने अपने फोटो को आप क्रॉप करना चाहते हैं, फोटो का कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, फोटो में एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आपके स्टोरेज में, आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में जो भी फोटो है वो वहाँ पर सेव है, उसको आपको कलर चेंज करना है, क्रॉप करना है, या फिर कुछ भी और चीज़ें आपको करना है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उस फोटो को आपको जो भी सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से आप उसको क्रॉप करेंगे, उसका कलर चेंज करेंगे, तो वहाँ पर प्रोसेसिंग का कार्य हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। तो स्टोरेज में हम चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब कि डेटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं, और बाद में फिर उसको हम प्रोसेस करवा सकते हैं, और बाद में फिर से हमको और जो भी रिजल्ट, जो भी आउटपुट हमको प्राप्त करना रहेगा वो हमको उस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। मानकर चलिए हमने 20 को स्टोर करके यहाँ पर रखा हुआ है स्टोरेज में, 20 को हम लोगों ने स्टोर करके यहाँ पर रख दिया हुआ है। अब हमको फ्यूचर में फिर जरूरत पड़ा, इसी 20 में हमको और 20 जोड़ देना है, फ्यूचर में हमको ऐसा और जरूरत पड़ा कि हमको 20 और 20 जोड़ करके हमको फिर से क्या हमारा रिजल्ट होगा वो हमको वहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो हम लोग स्टोर करके रखे रहेंगे उसी डेटा को हम यहाँ पर लाएंगे, उसमें फिर से 20 ऐड करेंगे और यहाँ पर हमको आउटपुट वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कंप्यूटर कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है, डेटा को इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करके रख देता है, या फिर वो आउटपुट के रूप में हमको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे देता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर काम करता है। देखो कंप्यूटर का सिंपल से यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा बताने वाली बात अभी नहीं है, क्योंकि हम पूरा कंप्यूटर के कंपोनेंट को पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा चीज़ को क्या क्या बोलता है, कैसे कैसे काम करता है। इसके अंदर जो कैबिनेट आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना, किसको क्या क्या बोलते हैं, क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर, क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इन सब चीज़ों को हम लोग वहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो मदरबोर्ड देखेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें लगे होती हैं, वो कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या उनको उपयोग होता है, उन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। कौन आउटपुट है, कौन इनपुट है, इन पूरा डिटेल हम इनको पढ़ने वाले हैं। अब देखो कुछ और जानकारी क्या है, हम लोगों ने देख लिया कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। आंकड़ों का विश्लेषण करें, देखो कंप्यूटर की कुछ कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम लोग यहाँ देखेंगे, कुछ कुछ विशेषताएं हैं और कुछ कुछ कमियां भी हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्या है, कमियां हैं, मतलब कि कुछ कुछ सीमाएं हैं कंप्यूटर की। तो आंकड़ों का विश्लेषण मतलब कि डेटा क्या एनालिसिस करना, ठीक है, एक प्रकार का क्या चीज़ है, कंप्यूटर का एक विशेषता है, ठीक है। डेटा क्या करता है, वो एनालिसिस करता है। गोपनीयता बरकरार रखता है, ठीक है, गोपनीयता बनाकर रखता है, मतलब कि जैसे कि हम हमारे फ़ोन में, हमारे सिस्टम में हम पासवर्ड लगा रहते हैं, हमारा अगर मानकर चलिए अगर कंप्यूटर में ही नहीं, आप किसी फोल्डर में भी अगर पासवर्ड लगाना चाहेंगे, किसी मानकर चलिए आप चाहते हैं कि आपका जो व्हाट्सअप है उसको आप, मतलब कोई एप्लीकेशन में आप जैसे कि आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, आपका व्हाट्सअप है, आप चाहते हैं कोई इसको ना देखें, तो आप क्या करेंगे, एक लॉकर डाउनलोड करके वहाँ पर उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही किया जा सकता है, मतलब कि कंप्यूटर गोपनीयता बनाने में सक्षम है, ठीक, कंप्यूटर में या फिर आपका जो भी मोबाइल है उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको आप गोपनीयता बनाए रखने के लिए वहाँ पर आप जो भी पासवर्ड है वो लगाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। इसके अलावा विश्वसनीयता, ठीक है, देखो विश्वसनीयता इसका अर्थ क्या है, मतलब कि ये भरोसेमंद है ना, विश्वसनीयता इसको प्राप्त है कंप्यूटर को। जैसे कि देखो ये गति और त्रुटि रहित कार्य करता है, इसका स्पीड, है ना। वैसे देखो हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर का जो जनरेशन है, पहला जनरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे हम लोग जब जनरेशन बढ़ते जाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ते जाता है। तो कैसे कैसे उसका स्पीड बढ़ा है और क्या क्या चीज़ें जिनका मतलब उनका आविष्कार होने के बाद, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था, ठीक है, उससे पहले भी अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, आईसी सर्किट का आविष्कार हुआ। तो इनका आविष्कार होने के बाद धीरे धीरे कंप्यूटर को जो गति है, कंप्यूटर का जो साइज है, गति भी, ठीक है, गति क्या होने लगा, गति बढ़ने लगा, लेकिन जो उसका साइज है कम होने लगा। तो इन चीज़ों को हम लोग आगे और समझने वाले हैं। तो क्या है, गति और त्रुटि रहित कार्य करने के लिए इसको विश्वसनीयता प्राप्त है कंप्यूटर को। ये चीज़ें पूछी जाती हैं ना एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। ये जो भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए ये जो भी फैक्ट हैं उनको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंप्यूटर के कुछ कुछ विशेषताओं को देख लिया। अब देखो इसके अलावा कभी कभी क्या हो जाता है, कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, और ये कंप्यूटर की कुछ कमियाँ हैं, ठीक है, कुछ सीमाएं हैं। कभी कभी कंप्यूटर क्या होता है, वायरस से संक्रमित हो जाता है। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे वायरस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, किस किस टाइप का वायरस होता है, वो कहाँ कहाँ पे जाकर अटैक करते हैं कंप्यूटर का, है ना, बहुत सारे वायरस उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो कंप्यूटर से कभी कभी क्या होता है, वायरस से कभी कभी क्या होता है, संक्रमित हो जाता है कंप्यूटर, ये इसकी एक प्रकार की कमी है, ठीक है, कुछ सीमाएं हैं। सोचने समझने की क्षमता इसमें नहीं होती, ठीक है, कंप्यूटर सोच समझ नहीं सकता। जैसे कि मानव क्या कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, सोच सकता है, उसमें क्या होती है, सोचने मतलब थिंकिंग की पावर होती है इंसानों में, लेकिन कंप्यूटर में सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती, ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए, तो ये जो भी फैक्ट है इसको थोड़ा दिमाग में आपको रखना है। अब देखो इसी से संबंधित यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन देखिए,
देखो हम लोग जैसे भी जो भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसमें कुछ कुछ बीच बीच में क्वेश्चन आते जाएगा, क्वेश्चन को भी हम लोग डील करते हुए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह में भी आपका क्वेश्चन रहेगा, और क्लास में जो टेस्ट लिया जाता है तो वहाँ पर तो हम लोग क्वेश्चन डील करवाते ही हैं, है ना। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते ही हैं, ठीक है। जो भी टेस्ट होता है उन सबको देखो क्या बोल रहे, कंप्यूटर के सीमाएँ नहीं हैं, ठीक है। सीमाओं के बारे में बात किया जा रहा है, कंप्यूटर की सीमाएँ नहीं। इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, अभी हम लोगों ने जो भी चीज़ों को देखा हुआ है तो उन्हीं के आधार पर अब आपको इसको बनाना है, ठीक है। कंप्यूटर की सीमाएं क्या क्या नहीं है इसको आपको देखना है। जैसे कि देखो बुद्धिहीनता क्या कंप्यूटर की सीमाएं हैं या कंप्यूटर का गुण है? कंप्यूटर की सीमाएं मतलब कि कंप्यूटर की कमी के बारे में हमको बताना है। कंप्यूटर की सीमाएं यहाँ पर बोला जा रहा है, मतलब कमी बोला जा रहा है, और नहीं है बोल दिया है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर की कमियां नहीं है या फिर सीमाएं नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो आपको देखना है क्या बुद्धिहीनता कंप्यूटर की सीमाएं नहीं है, क्या वायरस का खतरा ये कंप्यूटर की सीमाएं नहीं है। तो ये कौन सा इसका आंसर होगा आपको यहाँ पर देना है। हम लोग इसको लास्ट में देखेंगे, वीडियो जब आपका कंप्लीट हो जाएगा हमारा आज का क्लास, तब हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है। फिलहाल अपना आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख दीजिएगा। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम लोग समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। देखिए कंप्यूटर विज्ञान का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो ये नाम याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा कि कंप्यूटर मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज सभी लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो पहली बार हो सकता है कंप्यूटर क्लास देख रहे होंगे या फिर पहली बार आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको शायद नहीं पता होगा कि चार्ल्स बेबेज क्या है, कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। याद रखेगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके अलावा संसार का पहला गणक याद रखेगा, ठीक है। संसार का पहला गणक अबेकस, देखो पहला गणक यंत्र क्या है, ये अबेकस है। इस प्रकार से दिखाई देता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, आंगनबाड़ी वगैरह में जाएंगे तो बच्चों को वहाँ पर गिनती विनती सिखाने के लिए इस प्रकार से इसका अभी भी उपयोग होता है। तो पहले क्या होता थे, इनसे इसके माध्यम से गणना किया जाता था। अब किस प्रकार से गणना किया जाता होगा आप लोग इसको समझ गए होंगे, ज़्यादा इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो संसार का पहला गणक अगर आपसे पूछा जाएगा तो अबेकस ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके बाद देखिए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये याद रखेगा, ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। ENIAC, ENIAC क्या है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है, ध्यान में रखेगा। कब बनाया गया था फिलहाल उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 1945 के आसपास इसका आविष्कार हुआ था, लेकिन फिलहाल ऐसा आपको एकदम से इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखेगा ENIAC क्या है। और इसी प्रकार से यूनिवेक, ठीक है, देखो यूनिवेक बिजनेस पर्पस के लिए इसका उपयोग किया गया, ठीक है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए वाणिज्यिक उपयोग, मतलब कि बिजनेस पर्पस के लिए कौन से कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, मतलब कौन सा कंप्यूटर उपलब्ध हुआ, तो आपको याद रखना है यूनिवेक, ठीक है। यूनिवेक क्या चीज है, ये बिजनेस पर्पस के लिए, देखिए यहाँ पर कहीं लिखा होगा बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। बिजनेस एप्लीकेशन के लिए ये जो यूनिवेक है इसका उपयोग वहाँ पर किया गया। तो इतना फैक्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो ये सिंपल आपका तो अबेकस समझ में आ गया। जो ENIAC था इसका साइज आप लोग देखेंगे बहुत बड़ा था, इस प्रकार से, मतलब कि बहुत ऐसे बड़ा सा कमरा, उसमें बहुत सारे डिवाइस लगे हुए हैं, और जितने भी वहाँ पर डिवाइस लगे हुए हैं तो उन सब में, ठीक है, वो क्या होता था पहले वैक्यूम ट्यूब, आगे हम लोग देखने वाले हैं, वैक्यूम ट्यूब होता था, पंच कार्ड होता था, इनका उपयोग करते थे। स्टोरेज के रूप में पंच कार्ड का उपयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। वैक्यूम ट्यूब के अंदर जितने भी डिवाइस होते थे उनको वहाँ पर रखा जाता था, जिनसे, ठीक है, चलो उनको तो आगे हम कवर करेंगे, यहाँ पर बताते जाऊँगा तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा आप लोगों को। तो ENIAC इस प्रकार से पूरा एक बड़ा सा कंप्यूटर आपको दिख रहा होगा, ऐसे पूरा एक कमरा में बहुत बड़ा सा कंप्यूटर है, पूरा वायर के थ्रू इस प्रकार से कनेक्शन होता था। अभी जैसे कि आप लोग देखते हैं ना मदरबोर्ड में बहुत सारे जो बसेस होते हैं, बसेस मतलब कि मदरबोर्ड में इस प्रकार से लाइन आप लोग देखते होंगे। देखिए इस प्रकार से मदरबोर्ड में इस प्रकार से आपको जो लाइन मतलब कि जो पतला वायर का आपको जो निशान देखने को मिलता है वो बसेस होते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे बसेस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल क्या क्या होते हैं, उनको आगे हम लोग बात करेंगे। तो वैसे ना होकर के इस प्रकार से सारा का सारा जो वहाँ पर कनेक्शन है वो पूरा वायर के थ्रू किया जाता था, ठीक है। देखो इस प्रकार से वायर के थ्रू क्या किया गया है, पूरा कनेक्शन किया गया है। तो इस प्रकार से पहले क्या होता था, ये कंप्यूटर होता जो कि ENIAC है। इसके बाद धीरे से कंप्यूटर का जो साइज है वो छोटा होने लगा। यूनिवेक का जब आविष्कार हुआ बिजनेस पर्पज के लिए, जब यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग किया गया यूनिवेक का, तो इस प्रकार से उसका थोड़ा सा साइज क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। अब वो धीरे धीरे और वो छोटा होते होते छोटा हुआ, ठीक है। तो इनको हम लोग और आगे हम लोग देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर दो क्वेश्चन और हैं। पहला कंप्यूटर बनाया था, बताइए किसने पहला कंप्यूटर बनाया था? चार्ल्स बेबेज के बारे में हम लोग क्यों पढ़े हैं?
क्योंकि उन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना आपको, चार्ल्स बेबेज पहला कंप्यूटर बनाया था, या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए कौन सा कंप्यूटर उपलब्ध कराया गया था पूछा जाएगा, तो ये यूनिवैक आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको, यूनिवैक इसका सही आंसर है। अब देखिए जो बेसिक चीजें हैं उसको हम लोगों ने समझ लिया, कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या होता है इसमें। ठीक है, क्या होता है कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर क्या है, उसके बाद बिजनेस पर्पस के लिए कौन सा कंप्यूटर आया, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया, फादर ऑफ कंप्यूटर वगैरह देख लिया। अब यहाँ पर देखो, हो सकता है ये वाला जो स्लाइड है आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, या फिर ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका होगा, लेकिन यहाँ पर जो भी मैं चीज़ें समझाते हुए जाऊँगा उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए अभी वर्तमान में जितने भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अभी उन कंप्यूटर को पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर का इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसका अगर हमको इतिहास मालूम होगा तो प्रेजेंट में भी, मतलब वर्तमान में भी हम उन चीज़ों को समझने में हमको आसानी होती है। ठीक है, हम भारत के इतिहास वैसे भी पढ़ते हैं, हमारे देश अभी वर्तमान स्थिति में जहाँ पर है तो वो किस प्रकार से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इसको जानने के लिए हमको भारत के इतिहास एकदम शुरू से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पाषाण काल से हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हुई कि हाँ कैसे 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 मानव का विकास होते गया, और वर्तमान में जो हम अभी इतने टेक्नोलॉजी से भरपूर अभी हैं, तो ये हम लोग अभी इस प्रकार से इतिहास में पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हमको कंप्यूटर का भी इतिहास अगर पढ़ा दिया जाए तो कंप्यूटर किस प्रकार से उसका विकास हुआ है, कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ है, कैसे कैसे चीज़ों का आविष्कार होते गया, कैसे कैसे कंप्यूटर का जो रूप है वो छोटा होते गया, कैसे कैसे उसका प्रोसेसिंग पावर बढ़ते गया, तो ये भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में और हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो इनसे क्या है, इतिहास को थोड़ा सा पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो अभी हम कंप्यूटर के इतिहास को यहाँ पर देखेंगे, प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी, किस प्रकार से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग कंप्यूटर को समझते हुए जाएंगे। तो देखो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक शब्द आता है मशीनी भाषा। ठीक है, हम लोग देखेंगे मशीनी भाषा, हालांकि आपके सभी जितने भी हम लोग पीढ़ी देखने वाले हैं कंप्यूटर का, हर एक जगह आएगा। तो एक हम लोग देखने वाले हैं मशीनी भाषा। ठीक है, मशीनी भाषा क्या है, वास्तव में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा को ही समझता है। मशीन भाषा का अर्थ ये है कि 0 और 1। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ा है, बुलियन बीजगणित, ये भी आप लोगों ने सुना होगा बचपन में, आप लोगों ने 10th क्लास में बुलियन बीजगणित आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1 0 1 0 इस प्रकार से, है ना, जो भी चीज़ें हैं उसको आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो मशीनी भाषा है, मतलब कि 0 और 1 के फॉर्म में जो भाषा, 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर को जो भी हम लोग इनपुट देते हैं, इस प्रकार से इसको हम क्या बोलेंगे, मशीनी भाषा बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मशीनी भाषा में देखो, मशीनी भाषा को तो कंप्यूटर समझता है, ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, कंप्यूटर सिर्फ समझता है मशीन भाषा को। अगर मैं कंप्यूटर को लिख करके वहाँ पर दूंगा ना कि व्हाट्सअप या फिर कोई भी चीज़ वहाँ पर मैं लिख करके इनपुट अगर मैं दे रहा हूँ, या फिर मैंने मानकर चलिए एक प्रोग्राम तैयार किया, जैसे कि ये प्रोग्राम मैंने तैयार किया, इस प्रकार से ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है। प्रोग्राम तैयार करना मतलब कि जैसे कि आपका एक व्हाट्सअप है या फिर कोई भी एक एप्लीकेशन है, उसको तैयार करने के लिए पहले ऐसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। ठीक है, कोडिंग किया जाता है, वहाँ पर पहले प्रोग्राम उसको प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है, फिर उसको कंपाइल किया जाता है, फिर वो कहीं जाकर के आपका एक प्रॉपर तरीके से आपका एक आपका सॉफ्टवेयर या फिर आपका एप्लीकेशन तैयार होता है। ठीक है, तो वो हमको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम हाई लेवल जो लैंग्वेज होता है उसमें हम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर लेवल ऑफ लैंग्वेज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी क्या बोला कि एक तो मशीन भाषा के बारे में बात किया, ये मशीन भाषा मैंने बोला जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। इसके नीचे भी अगर हम चले जाएंगे तो हार्डवेयर आएगा, मतलब कि मशीन, एक कंप्यूटर जिसमें अगर हम मशीन भाषा के भी नीचे चले जाते हैं तो सिंपल हार्डवेयर आएगा। जैसे कि मानकर चले कोई भी एक एनालॉग कंप्यूटर वगैरह के बारे में बात कर लीजिए, घड़ी वगैरह जो भी होता है, तो उसको हम सिंपल मशीन बोलेंगे, मशीन उसको बोलेंगे। ठीक है, उसमें कोई ऐसा लैंग्वेज वगैरह वहाँ पर नहीं होगा। तो पहले तो सिंपल एक हार्डवेयर को हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर में हार्डवेयर, उसके ऊपर बढ़ेंगे तो मशीन भाषा आएगा, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, शायद आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मशीन लैंग्वेज ये लिखा हुआ है। ठीक है, ब्राइटनेस की वजह से अगर कोई दिक्कत होगा तो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग सुनिएगा। तो क्या आया, मशीन भाषा है। इस मशीन भाषा को क्या करता है, कंप्यूटर समझता है, मतलब कि जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है उसको क्या करता है, कंप्यूटर समझता है। ठीक है, 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर समझता है, आप भी समझ सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए आपको बहुत मेमोरी पावर होना चाहिए। बड़ा बड़ा आपका जैसे कि लिखा रहेगा, अगर 0 1 पूरा पेज में पूरा लिखा हुआ है तो उसका अर्थ क्या है आपसे पूछा जाएगा तो आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन वही सिंपल अगर हाई लेवल लैंग्वेज में अगर लिखा हुआ है, जैसे कि वहाँ पर देखे क्लास लिखा है, ट्रायंगल लिखा है, तो इसका अर्थ आपको समझ में आएगा।
तो मैंने क्या बोला, एक मशीन भाषा जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जिसको सिर्फ कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर को अगर कोई डेटा आपको देना है जिसको कंप्यूटर तुरंत अगर रीड कर ले, तो मतलब तुरंत उसको समझ जाए, मतलब कि वो मशीनी भाषा है। इसके ऊपर आता है असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। इसके ऊपर आता है हाई लेवल लैंग्वेज, और फिर हाई लेवल लैंग्वेज के ही अंतर्गत हम लोग जो C++, ये जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, पास्कल, ठीक है, बहुत सारे हम लोग पढ़ते हैं, तो वो सब उनके अंतर्गत आएगा। तो कंप्यूटर का ये लेवल ऑफ लैंग्वेज है ना, जिसमें हम लोग सबसे नीचे अगर बात करें तो मशीन लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। इसके बाद यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज को हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये तीनों का जरूरत क्यों पड़ा, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ना। इसको अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो ये मानकर चलेगा कि कंप्यूटर आपका कभी क्लियर हो ही नहीं सकता, मतलब कि कंप्यूटर आप कभी ढंग से समझ ही नहीं पाएंगे वास्तव में कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होता है वो कैसे होता है। तो इसको थोड़ा सा हमको टेक्निकली सोचना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये व्यापम, सीजी व्यापम और शिक्षक भर्ती सभी के लिए क्लासेस हम लोग यहाँ पर स्टार्ट किए हैं। जो भी बैच चल रहा है आपका सजीव व्यापम का भी बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 8 तारीख से उसका भी स्टार्ट हो रहा है, और बाकी इसका भी शिक्षक भर्ती का। तो बाकी जो भी डिटेल मैंने आपको बता दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल चुका है, उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा। तो देखो कंप्यूटर को समझने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर देखो मशीन लैंग्वेज हम लोगों ने देखा, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जिसको कंप्यूटर समझता है। उसके ऊपर जो असेंबली लैंग्वेज होता है, जिसको हम समझ सकते हैं, मतलब कि अगर हमको कोडिंग करना है, हमको कोई प्रोग्राम लिखना है, तो हम असेंबली लेवल जो लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज, उसमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन हम चाहते हैं कि असेंबली लैंग्वेज से भी आसान हमको कुछ ऐसा लैंग्वेज बता दो जिसको सीखना बहुत आसान हो, जिसको इंसान बहुत आसानी से सीख जाए, उसमें काम करना ईजी हो, बड़ा बड़ा प्रोग्राम हम लिख सकें, बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर, बड़ा बड़ा एप्लीकेशन बना सके। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक हाई लेवल लैंग्वेज और आविष्कार किया गया। तो मैंने क्या बोला, एक तो मशीन भाषा, ठीक है, मशीन कोड होता है, मशीन लैंग्वेज होता है, जिसको कंप्यूटर समझता है, लेकिन इसको हम नहीं समझ पाते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, असेंबली जो लैंग्वेज होता है, या तो उसमें हमको कोडिंग करना पड़ेगा, या फिर हम क्या करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे। तो पहले क्या होता था, पहले तो असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करके वहाँ पर कंप्यूटर को दिया जाता था, और कंप्यूटर को जब देते थे तो असेंबली लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्राम करके कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो पहले असेंबलर के माध्यम से उसको हम मशीन कोड में चेंज करते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज में क्या किया, एक प्रोग्राम को मैंने लिख लिया इस प्रकार से। मैंने जो भी प्रोग्राम है असेंबली लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसको असेंबलर के माध्यम से मैं क्या करूंगा, इस प्रकार से बाइनरी फॉर्म में, मतलब कि मशीन कोड में मैं चेंज कर दूंगा। 0 और 1 के फॉर्म में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा छोटा, तो 0 और 1 के फॉर्म में मैंने यहाँ पर मशीन कोड में चेंज कर लिया। मतलब कि मैंने प्रोग्राम लिखा है असेंबली लैंग्वेज में, मैंने चेंज किया इसको मशीन भाषा में, किसके माध्यम से, असेंबलर के माध्यम से। इसी प्रकार से अगर मानकर चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में, मेरे को और आसानी होगा, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखूंगा तो मेरे को लिखने में और आसानी होगा। तो यहाँ पर मैं क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा, और यहाँ पर मैं कंपाइलर यूज करूंगा। हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल किया जाता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कंपाइलर यूज करूंगा, और उसको कंपाइल करके हम मशीन कोड में चेंज करेंगे, और फिर मशीन कोड को कंप्यूटर समझ सकता है। कंप्यूटर को बोलेंगे ना यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज है या फिर असेंबली लैंग्वेज है, इसको डायरेक्ट समझ ऐसा बोलकर कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। उसको हमको पहले असेंबलर के माध्यम से उसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि सभी कंप्यूटर में असेंबलर लगा होता है, सभी कंप्यूटर में कंपाइलर, असेंबलर या कंपाइलर या इंटरप्रेटर ये लगा होता है रिक्वायरमेंट के आधार पर। तो वहां पर जो असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर होगा, इनको हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो भाषा है, मतलब कि मशीनी भाषा, मतलब मशीनी भाषा में चेंज करने का काम करता है। जो भी यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम रहता है, उसको ये सभी क्या करते हैं, मशीन भाषा में चेंज करते हैं। मशीन भाषा में चेंज करने के बाद फिर ये आपका कंप्यूटर को दिया जाता है, और कंप्यूटर उसको समझता है कि हाँ ये इस प्रकार से मुझे आदेश दिया गया है, इस प्रकार से जो भी इनपुट है वो दिया गया है, या फिर वहाँ पर जो भी प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा है उसके माध्यम से जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा है, फिर जो भी एप्लीकेशन बन रहा है, उसका कार्य ऐसा ऐसा है, ठीक है, उसमें ये सब कार्य होंगे ऐसे टाइप का। तो जितना भी हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर जैसे कि अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो वो आसान रहेगा, इंसान इसको समझ लेगा। जैसे क्लास, ट्रायंगल इस प्रकार से लिखा है, फ्लोट, सरफेस इस प्रकार से लिखा है, तो इन सब चीज़ों का अर्थ इंसान को पता होता है। तो वो इस प्रकार से प्रोग्रामिंग जो भी करते हैं, प्रोग्रामिंग करने के समय में हाई लेवल लैंग्वेज है तो आसानी होता है, प्रोग्रामिंग आराम से हम कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हमको जिस प्रकार से चाहिए। लो लेवल लैंग्वेज मतलब कि असेंबली लैंग्वेज जो होता है, इसमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करना हल्का सा कठिन होता है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लोड है R1B, तो इस प्रकार से वहाँ पर जो रजिस्टर, मतलब कि वो जो उसका लोकेशन है उसको ही बताया जा रहा है, और डेटा है उसको ही बता रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर है ना, ये भी आपका इस टाइप से रहेगा आपका असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो ये दोनों में हमको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लिखने में आसान होता है, सबसे आसान इसमें रहेगा, उससे थोड़ा सा कम इसमें रहता है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में। लेकिन इनको हम क्या करते हैं, मशीन
कोड में चेंज करते हैं, मतलब इनको हम क्या करेंगे, मशीनी भाषा में चेंज करेंगे और फिर कहीं इसको हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को देंगे। ठीक है, कंप्यूटर को देंगे। हालांकि कंप्यूटर को जो भी डेटा देते हैं हम इस फॉर्म में देते हैं, उसके अंदर असेंबलर या फिर कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर लगा होता है, वो ऑटोमेटिक उनको चेंज करके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर का प्रोसेसर को 0 और 1 के फॉर्म में जो डेटा होता है उसको भेज दिया जाता है, वहाँ पर जो प्रोसेसिंग काम है वो वहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग और आगे डील करने वाले हैं, बहुत बार यहाँ पर इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी अगर समझ नहीं आया होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा, तो आगे ये बार बार आएगा जब हम लोग कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ेंगे, वहां पर बार बार वो चीजें आती जाएंगी, तो उनको हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर निम्न में से किस भाषा को समझता है, बताइए। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? क्या असेंबली भाषा को समझ सकता है डायरेक्ट? क्या हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकता है? क्या मशीन भाषा को समझ सकता है? ठीक, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। जिसका आंसर सही रहेगा उसको कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, इसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? अब देखो, अभी जो मैंने समझाया आपको कि जैसे हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज में या फिर असेंबली लैंग्वेज में हमने क्या किया, एक प्रोग्राम तैयार किया, उस प्रोग्राम को हमको कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है, या फिर असेंबलर के माध्यम से, अगर लो लेवल लैंग्वेज है तो असेंबलर के माध्यम से उसको असेंबल करना पड़ता है, या फिर इंटरप्रेटर के माध्यम से उसको हमको इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के हाई लेवल लैंग्वेज को हम क्या कर रहे हैं, मशीन भाषा में चेंज करने के लिए वहां पर कुछ कर रहे हैं, मतलब कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो मैं बोल रहा हूँ ना, असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, इसी को हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इनके बारे में और हम लोग जब डिटेल में बात करेंगे तो वहां पर और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी उसके बारे में बात किया जा रहा है, मतलब कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि जो मशीनी भाषा होता है, मशीनी भाषा, इसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी अगर हम असेंबली भाषा की बात करें तो उसको असेंबलर की जरूरत पड़ती है मशीन कोड में चेंज करने के लिए। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो वहां पर हमको कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है उसको मशीन कोड में चेंज करने के लिए, मतलब वो जो प्रोग्राम है उसको मशीन कोड में चेंज करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि जो मशीन लैंग्वेज होता है, मतलब कि जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, इस प्रकार से 1 0 1 0 इस प्रकार से जो होता है, इस प्रकार से ऐसे ये 1 0 1 0 के फॉर्म में जो होता है, बाइनरी लैंग्वेज में जो लिखा होता है, इसको कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, इसको डायरेक्ट कंप्यूटर रीड करता है। ठीक है, डायरेक्ट कंप्यूटर क्या करता है, उसको समझ लेता है कि हाँ ये क्या लिखा है। ठीक है, देखो अब इसका अर्थ आपको मैं जब बुलियन बीजगणित वगैरह पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बल्ब अगर इस प्रकार से कोई बल्ब है, ठीक है, बल्ब है, ये बल्ब की क्या क्या स्थिति हो सकती है बताओ। या तो एक बल्ब क्या हो सकता है, ऑन हो सकता है, या तो बल्ब ऑफ हो सकता है। ठीक है, दो ही कंडीशन रहेगा, बल्ब ये ऑन होगा या तो ऑफ होगा। पावर सप्लाई देंगे तो ऑन होगा, पावर सप्लाई नहीं देंगे तो ऑफ हो जाएगा। दो ही सिचुएशन हो रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पर ये 0 और 1 हमको देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर सिर्फ दो चीज़ों को समझता है, या तो ऑफ या तो ऑन, या तो ऑफ या तो ऑन। इसीलिए हम क्या करते हैं, 0 1 0 1 इस प्रकार से इसको यूज़ करते हैं। ऑन है तो 1 यूज़ कर लेंगे, ऑफ है तो 0 यूज़ कर लेंगे, खत्म बात। तो कंप्यूटर को जो यहाँ पर हम लोग मशीन भाषा दे रहे हैं, उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ वो दो ही चीज़ों को जानता है, या तो ऑन या तो ऑफ। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का। ठीक है, इसीलिए हमको मशीन लैंग्वेज के बारे में इतना माथा पच्ची करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मशीन भाषा जो हम लोग समझे ना, इसको कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट कंप्यूटर को देकर के हम लोग प्रोसेसिंग या फिर जो भी कार्य है वो हम करवाते हैं। अब देखो यहाँ पर हम कंप्यूटर के जनरेशन को यहाँ पर समझने वाले हैं, है ना। कंप्यूटर का जो भी जनरेशन उसको देखेंगे, लेकिन शायद ये वाला स्लाइड आपको थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस ज़्यादा हो चुका है ना, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। तो अभी फिलहाल इसको डील कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा कंप्यूटर को अपन सेट वगैरह करके ब्राइटनेस कम करके इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपका प्रॉपर तरीके से इसको डील करते हुए जाऊँगा। कंप्यूटर का जनरेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का, फिर इसके बाद पांचवी पीढ़ी का आएगा।
तो ये जो कंप्यूटर का जनरेशन है वो कैसे कैसे उनका विकास हुआ है, पहले जो कंप्यूटर होते थे वो कैसे होते थे, कितना बड़ा होता था, उसमें कैसे कैसे इक्विपमेंट यूज़ करते थे, क्या होता था वैक्यूम ट्यूब, फिर कैसे कैसे हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसका आविष्कार हुआ, फिर आईसी सर्किट का आविष्कार हुआ, फिर जितने भी जो माइक्रो प्रोसेसर है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी वर्तमान में जो भी कंप्यूटर हम लोग देखते हैं ना उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, तो उनका आविष्कार कैसे हुआ। तो इन सब चीज़ों को एक एक करके हम यहाँ पर बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अभी आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।